हाँ जी। तो कल हम एओ के बारे में जो इंट्रोडक्टरी जानकारी थी वो पढ़ लिए थे। जो एओज हैं वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के एडवांस में या प्रायर बिफोर काम में लिए जाते हैं। जो हायर एब्स्ट्रैक्ट किस्म की जानकारी हैं, बिल्कुल अमूर्त तरह के विचार हैं, उन सभी को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करके और एडवांस ऑर्गेनाइज के मोड में हम बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे, जिसमें कि जनरल टू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जाती हैं। और उसका मेन टारगेट होता है जो प्रायर एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज के साथ में कोरिलेट करवाया जाए। इस प्रकार से एओज हैं वो हुकिंग या ब्रिजिंग या लिंकिंग के मोड में काम करते हैं। अगला आता है टाइप्स ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर। एओ के दो प्रकार पाए जाते हैं, एक है कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर और दूसरे हैं एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर। कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर, एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर में क्या डिफरेंस है या इनका पीछे पर्पस क्या है? तो आसान सी जानकारी है कि जो कंपैरेटिव एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स हैं या कंपैरेटिव एओज हैं और दूसरे हैं एक्सपोजिटरी एओज, इनके पीछे पर्पस रहता है कि हम जो मैटर टीच कराना चाहते हैं वो अगर स्टूडेंट्स को पहले से फैमिलियर तरह की जानकारी से जुड़ा हुआ है और एक है मैटर बिल्कुल बच्चे के लिए नया है, 100% नया है, तो इसमें जो हमारा टीचिंग कंटेंट अगर प्रायर नॉलेज के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तो कौन सा काम में लेंगे? कंपैरेटिव एओ काम में लेंगे। कंपैरेटिव मीनिंग है तुलना, तो तुलना मीनिंग यहाँ दो चीज़ों की तुलना नहीं है, ये तुलना किसकी है? ये है पी के और एन के में अगर समानता है, फैमिलिटी है, तो हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव एओ काम में लेंगे। तो कंपैरेटिव ओ यूज, इनका पीछे पर्पस क्या है, यानी ये कब तैयार किए, कब काम में लिए जाते हैं? तो कंपैरेटिव का जो पर्पस है वो कब काम में लिया जाता है? टू टीच फैमिलियर कंटेंट्स। जो हमारा कंटेंट्स बच्चे को पहले से क्या है? फैमिलियर है, तब तो इन्हें काम में लिया जाएगा। और एक्सपोजिटरी जो है इनका पर्पस क्या है? इनके पीछे पर्पस है टू टीच अनफैमिलियर कंटेंट। जो जानकारी हम बढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को वो उन्हें पहले से फैमिलियरिटी में नहीं है, वो हैं अनफैमिलियर। तो एक्सपोजिटरी का यूज अनफैमिलियर जानकारी पढ़ाने में होता है और कंपैरेटिव वाला का यूज है वो फैमिलियर जानकारी को टीच कराने में होता है। इतनी सी बेसिक पर डिफरेंस है, बाकी बड़े सरल सरल सी कहानी है। जैसे कि आप पा रहे हैं कंपैरेटिव एडवांस ऑर्गेनाइजर, क्या लिखे हैं इसमें? कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर्स आर यूज्ड विद इंफॉर्मेशन विद विच, ऐसी सूचना विद विच द स्टूडेंट्स ऑलरेडी इज समवॉट एक्वेंटेड, से बच्चा पहले से एक्वेंटेड है, माने फैमिलियर है। बाई एक्टिंग एज रिमाइंडर, इसमें ये जो एओ होंगे ये क्या भूमिका निभाएंगे? बाद में रिमाइंडर की भूमिका में निभाएंगे। बच्चों को पहले से कुछ पता है तो हमने सारी सूचना पहले से एडवांस में पेश करी होती है, एकत्र करके पेश करी है। तो कंपैरेटिव एओ की जो भूमिका है वो किस रूप में रहती है? ये रिमाइंडर के रूप में रहती है। पुरानी जानकारी जो है वो बच्चों को रिमाइंड हो जाती है सारी एडवांस में देखने से। द ऑर्गेनाइजर, इससे क्या फायदा होता है रिमाइंड करवाने से? इससे बच्चे का जो पी के एग्जिस्टिंग स्कीमा है वो क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। और इस एक्टिवेशन होने के से क्या होगा? फिर अब हमारा जो नया टॉपिक है उसमें कुछ बातें, कुछ नई भी होंगी, थोड़ी बहुत बातें वो इजीली क्या होंगी? उसे प्रायर नॉलेज के साथ में आज आसानी से कनेक्ट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो हमारा जो कंपैरेटिव एडवांस ऑर्गेनाइजर होगा वो रिमाइंडर की भूमिका में निभाएगा। इससे एग्जिस्टिंग स्कीमा बच्चे का एक्टिवेट होता है और बिल्ड्स ऑन द प्रायर नॉलेज बच्चे का है वो इस आधार पर तैयार कर लिया जाएगा नई जानकारी को। ए कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर इज यूज्ड, और ये दोनों काम करता है। यहाँ दो टेक्निकल टर्म आने वाले हैं। ये दो काम कौन सा करता है? ये इंटीग्रेट करने वाला काम भी करता है और साथ ही साथ कौन सा काम करता है? डिस्क्रिमिनेट करने वाला काम भी करता है।
अब इस टॉपिक में ये दो कीवर्ड रहेंगे आगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। हाँ, एक ही बात है, डिफरेंशिएशन बोलो या डिस्क्रिमिनेट करना बोलो, अंतर करना होता है। तो हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि नई जानकारी पुरानी वाले में जोड़ी जाएगी, इंटीग्रेट की जाएगी। वो इजीली क्यों हो जाएगी? क्योंकि पुरानी जानकारी से आप पहले से वाकिफ हैं, एक्वेंटेड हैं। तो एक तो ये क्या करता है, इंटीग्रेट करेगा। फिर नई जानकारी पुरानी जानकारी से थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंस भी हो सकती है। अगर वो डिफरेंट है तो ये किस काम आएगा? अंतर करने में भी आएगा, कि तुलना है, वर्ड है तुलना। सामान्य से कहानी है, कंपैरिजन में दो चीजें होती हैं, तुलना में समानता भी होती है और असमानता भी है। समानता होने पे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इंटीग्रेट तो कब होने में चीज आएंगी? अगर हम पुरानी और नई चीज में क्या पाते हैं? सिमिलरिटी पाते हैं, तो क्या हो जाता है? इंटीग्रेट हो जाता है। और पुराने और नई जानकारी में अगर क्या पाया जाता है? डिससिमिलरिटी पाई जाती है, तो क्या हो जाता है? डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है या डिफरेंशिएशन पाया जाता है। तो ये ऐसे दोनों काम कर पाते हैं। यहां लिखा भी है नीचे, इसी बात को लिखा है, इट इंटीग्रेट। इंटीग्रेट तो कब करेगा? ये वर्ड यहां आना चाहिए था। इट का मीनिंग है हमारा कंपैरेटिव एडवांस ऑर्गेनाइजर। तो कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर जो है इंटीग्रेट तो कब करेगा? जो न्यू आइडियाज हैं, जो नया जानकारी आप देने जा रहे हैं, इज बेसिकली सिमिलर होता है, समान होता है किससे? जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पहले से बनी बनाई है। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर किसे बोला गया है? स्कीमा या पीके जो है। तो बच्चे का जो पहले से एग्जिस्टिंग हमारा स्कीमा है, उस एग्जिस्टिंग स्कीमा या पीके में और जो नई जानकारी, यानी हम इसको सरल भाषा में पीछे क्या बोलते रहे, एनके में, अगर क्या पाई जा रही है? सिमिलरिटी पाई जाती है, तब तो क्या काम करना होता है? ये कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर इंटीग्रेशन वाली भूमिका निभाएंगे। और इससे क्या होगा? इंक्रीजेस डिस्क्रिमिनेबिलिटी। इससे साथ साथ बच्चा क्या कर पाता है? अंतर करने वाला काम भी कर सकता है, अगर जानकारी अलग है तो। इसके अलावा दूसरा काम कौन सा करेंगे? डिस्क्रिमिनेबिलिटी, यानी अंतर करने वाली काम भी करेंगे। वो कब करेंगे? अगर न्यू जानकारी और एग्जिस्टिंग जो जानकारी है एनके और पीके में, अगर कोई क्या है? डिसेप्टिवली सिमिलरिटी, यानी ऐसी समानता जो उसमें आप धोखा खा रहे हैं, यानी है तो अंतर और आपको समानता लग रही है। जैसे ग्रामर में मान लो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेंट में आप क्या है? धोखा खा जाते हैं, दोनों में आईएनजी आती है, वो उनमें क्या है? डिसेप्टिवली सिमिलरिटी है, यानी धोखे देने वाली समानता है पर है अंतर। ऐसी अगर डिसेप्टिवली सिमिलरिटी पाई जाती है, उसको अंतर करवाने में लेकिन लिखा है, बट एक्चुअल में उनमें क्या होती है? इसेंशियली उनमें डिफरेंस होता है, पर आपको आंखों को, दिमाग को पहली बार में क्या है? डिसेप्टिवली ऐसी समानता दिख जाती है। ऐसी डिसेप्टिव धोखेबाजी वाली समानता जो रियल में होती है डिफरेंस वाली, उसको आपको क्या करवा पाते हैं? कंपैरेटिव एवज डिस्क्रिमिनेट करवाने वाला काम कर पाते हैं। तो बातें बहुत सिंपल है, बस ये एब्स्ट्रैक्ट भाषा में लिखी हुई हैं। जहां भी कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन का मीनिंग होता है सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी या डिफरेंशिएशन। इफ सिमिलरिटी इज बिटवीन द पीके एंड एनके, देन कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर आर यूज्ड टू इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन, and if there is a deceptive similarity or differentiation, then they are used to discriminate the information. तो ये तो हो गया इनका पर्पस और इनके यूजेस, ये किस रूप में काम करते हैं। तो दूसरी हमने बात पढ़ी कि इनकी भूमिका कैसी होती है। दे एक्ट एज, तो कंपैरेटिव एडवांस ऑर्गेनाइजर हैं, ये कैसे एक्ट करते हैं? दे एक्ट एज रिमाइंडर्स, ये रिमाइंडर्स की भूमिका में होते हैं, क्योंकि ये फैमिलियर जानकारी से जुड़े होते हैं, अतः पुरानी जानकारी इजीली क्या करवा पाते हैं? रिमाइंड करवा देंगे। तो इनकी भूमिका रिमाइंडर की भूमिका होती है। फिर कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर्स है वो किस काम में आते हैं? तो दे आर यूज्ड टू, और दे दो काम करने काम आते हैं। तो दे आर यूज्ड टू इंटीग्रेट और दे आर यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट। तो इंटीग्रेट तो किसको करेंगे? अगर आपका जो एन के है और जो पी के है, इनके बीच में क्या है? सिमिलरिटी है। एन के और पी के जो हैं, इनके बीच में अगर क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है, सिमिलरिटी पाई जाती है। अगर सिमिलर होते हैं तो ये इंटीग्रेट कर देंगे, और अगर पी के और एन के बीच में अंतर है, तब ये कौन सा काम करवाने वाला काम करेंगे? डिस्क्रिमिनेट करवाने वाला काम करेंगे। अगर एन के में और पी के में डिसेप्टिव सिमिलरिटी है, जो रियल में अंतर होता है,
इनके बीच में सिमिलरिटी है, पर वो रियल में है नहीं। वो कैसी सिमिलरिटी है? डिसेप्टिव सिमिलरिटी हो, डिसेप्टिव सिमिलरिटी हो। इसका मीनिंग है एक्चुअली वो क्या है, एक्चुअली उनमें क्या है, डिफरेंसेज हैं। तो एक्चुअली डिफरेंसेज हैं, धोखेबाजी में आपको समानता लग रही होती है। इस तुलना को करवाने में भी क्या करवा पाते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर अपनी तुलना के माध्यम से आपको जानकारी डिस्ट्रीब्यूट करवा पाने में हेल्प करेंगे। तो इनके ये बेनिफिट्स हैं, इनके लाभ है हो गई। अब आते हैं एक्सपोजिटरी एओज। एक्सपोजिटरी एओज का पर्पस है कि ये हमेशा कब काम में लिए जाएंगे, जो आप जानकारी टीच कराने जा रहे हैं वो बच्चे के लिए बिल्कुल ही 100% क्या है, न्यू है। वो पुरानी एग्जिस्टिंग पीके स्कीमा से मैच नहीं करती है, यानी बच्चा उसके लिए क्या है, अनफेमिलियर है, अनएक्वेंटेड है। अतः अनएक्वेंटेड जानकारी होने पे हम नई जानकारी जो पेश करने जा रहे हैं बच्चे के लिए जो क्या है, अनएक्वेंटेड है, वो सारी एडवांस में कीवर्ड्स के साथ में बच्चों के सामने क्या करेंगे, पेश करेंगे। उसके जितने, उससे क्या होगा, उसमें जो कीवर्ड्स है, मीनिंग है, उनको क्या करेंगे, बच्चों में एक्सपोज किया जाएगा। यानी बच्चे के सामने भी जानकारी एक्सपोज करने का काम करेगी। तो इनका पर्पस है, वो नाम से स्पष्ट है कि नई जानकारी जो बच्चे को नहीं पता है वो उनके सामने एक्सपोज करते हैं। इससे क्या होगा, केवल पीके बनने लगेगा केवल, क्योंकि उसको आता कुछ भी नहीं है। तो ये एक्सपोजिटरी एओ क्या होता है, पीके के रूप में ही काम करेगा। आगे फिर पूरा जो नया चैप्टर पढ़ाओगे उसके लिए ये खुद पीके बनेगा। यहां तो पीके पहले से बना बनाया है और यहां इसको खुद को पीके बनना होगा। तो यहां लिखा है एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर। ये पीछे वाले के कॉन्ट्रास्ट में, इन कॉन्ट्रास्ट, किसे कॉन्ट्रास्ट में, कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर की तुलना में कॉन्ट्रास्ट में एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर्स आर ऑफन यूज्ड। ये कब काम में ली जाते हैं, व्हेन द न्यू लर्निंग मटेरियल इज अनफैमिलियर टू द लर्नर। के लिए वो नया है, वो उससे पहले से रूबरू नहीं है, परिचित नहीं है। एंड द लर्नर रिक्वायर सम स्कैफोल्डिंग। अब बच्चों क्या है, कोई सहारा चाहिए। तो ये सहारे की भूमिका में खुद क्या है, ऑर्गेनाइजर जो है एक्सपोजिटरी, ये खुद ही स्कैफोल्डिंग की भूमिका में आ जाता है, खुद ही सपोर्टिव रोल में आ जाते हैं। और ये इसके फोल्डिंग कर पाते हैं टू लिंक दे, ताकि न्यू कॉन्सेप्ट क्या कर पाए, व्हाट दे ऑलरेडी नो, जो पहले से जानकारी है उस स्कीमा में अब ये घुसे कैसे, क्योंकि मामला पूरा नया है, पूरा नया है तो जा तो पा नहीं रहा है। अतः उसको जाने के लिए क्या चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए। तो ये एक्सपोजिटरी एओ जो पहले एडवांस से पेश किया है, ये इसके फोल्डिंग की भूमिका में होते हैं, सपोर्टिंग रोल में होते हैं। जैसे पीछे हमने देखा था कि कंपैरेटिव एओ किस भूमिका में होते हैं, रिमाइंडर रोल में होते हैं। ऐसे इनकी भूमिका कौन सी होती है, दे एक्ट एज इसके फोल्डिंग, ये इसके फोल्डिंग रोल में काम करेंगे। तो दे एक्ट एज इसके फोल्डिंग, ये इसके फोल्डिंग की भूमिका में होंगे। दस इस प्रकार से फैमिलियरिटी विद द न्यू मटेरियल, जो नया मटेरियल है उसके साथ में बच्चा थोड़ा बहुत परिचित होगा। एडवांस में पेश किया है तो उससे कुछ कुछ आभास लगा है। जैसे ये बिल्कुल नया टॉपिक था और मैंने आपके सामने कल ऐसे थोड़ा सा ये पेश कर दिया है, तो ये आपके सामने कैसा एओ है, एक्सपोजिटरी एओ है, क्योंकि इस टॉपिक से आप बिल्कुल ही क्या थे, अनफेमिलियर थे। तो ऐसा आपको एडवांस में दिखाने से थोड़ा बहुत जो एहसास हुआ है, ये अब इसके फोल्डिंग बन गई, आपके लिए सहारा बन गया। टॉपिक की नई तरह की जानकारी को इजीली कॉम्प्रिहेंड करने में ये भूमिका निभाएगा। तो ये हमारा जो एओ कल दिखाया था वो कैसा था, दैट वाज एक्सपोजिटरी एओ, क्योंकि टोटली हमारे लिए टॉपिक अनफेमिलियर था, तो ये इसके फोल्डिंग की भूमिका में पाए जा रहे होते हैं। अतः दिस फैमिलियरिटी विद द न्यू मटेरियल, नया जो मटेरियल है उसके साथ जो बच्चे की परिचितता है वो इज की, वो इसका मुख्य भूमिका आधार बनती है टू इन डिटरमाइनिंग विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर नीड्स टू बी। तो लास्ट में समरी लिखी है। तो कुल मिला के दोनों की तुलना का आधार क्या है, फैमिलियरिटी होना और न होना। अगर बच्चा पहले से फेमिलियर है तो आप कौन से एओ का निश्चय करें पढ़ाने समय, कंपैरेटिव। अगर नई जानकारी बच्चे के लिए टोटली नई है, अनफेमिलियर है, तो आप किस में जाएं। तो ये बिंदु तो दोनों का लास्ट में समरी का पॉइंट खत्म करता हुआ बिंदु है फॉर कंक्लूजन। तो ये रही इसकी जानकारी।
अब इनका काम क्या रहता है, ये इंटीग्रेट कर पाएंगे या डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये ओनली कौन सा काम करेंगे, इंटीग्रेट ही करेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत तुलना वाली विचार पाई नहीं जाएगी, यहाँ जानकारी पूरी तरह से क्या रहेगी, नहीं। तो इनको इंटीग्रेट ही करवाना है सारी चीज को, और इनकी जो जरिया है वो क्या रहेगा, एक्सपोजिशन का जरिया रहेगा। तो ये हमारे पास क्या पाए जाते हैं, दो प्रकार के एओ की जानकारी, कंपैरेटिव और एक्सपोजिटरी एओज। अगली बात पे आते हैं, एओ कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो दोनों प्रिंसिपल कल आपने पढ़ लिए हैं, उनको हमने वापस 1 2 3 के नाम से लिख दिया है। क्या क्या एओ के प्रिंसिपल्स हैं, लिखा है द सिंपल प्रिंसिपल्स बिहाइंड एडवांस ऑर्गेनाइजर आर। पहला प्रिंसिपल है जनरल टू कहां चलना होता है, स्पेसिफिक। तो लिखा है मोस्ट जनरल आइडिया, जो सबसे जनरल आइडिया हैं, सामान्य विचार जो होंगे, शुड बी प्रेजेंटेड फर्स्ट, पहले तो कैसे विचार पेश करे जाएंगे, जनरल आइडिया पेश करे जाएंगे और ऑर्गेनाइज्ड मोड में पेश किए जाएंगे। और ध्यान रखो लिखा है नो से समरी, ये समरी नहीं होता है, एओ कभी भी समरी नहीं है, समरी हमेशा पढ़ाने के पश्चात बनती है, ये काम एडवांस में है, अतः ध्यान रखें एओ इज नॉट ए समरी। कल में हमने कहा था एओ इज नॉट एन ओवरव्यू, एओ ओवरव्यू नहीं होता है, एओ समरी नहीं होता है, तो ये समरी मोड नहीं होता है, बल्कि यह जो मोस्ट जनरल आइडिया होते हैं वो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड मोड में पेश किए जाएंगे, एंड देन बाद में क्या करोगे, बाद में प्रोग्रेसिवली डिफरेंशिएटेड, और ये भी एक आगे बड़ा मैनवर्ड बनेगा। फिर क्रमशः धीरे धीरे टॉपिक आपका जनरल से कहाँ जाएगा, जो चीजें नई हैं, डिफरेंस करने वाली विशेष जानकारी हैं, उस तरफ बढ़ोगे। तो जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक के यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड के स्थान पे क्या लिख दिया है, प्रोग्रेसिवली डिफरेंशिएशन चलना है। हर नई जानकारी, विशेष जानकारी क्रमिक तौर पे बच्चे के लिए क्या होगी, डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन लेके आने वाली होगी। तो हमें मोस्ट जनरल से कहाँ चलना है, प्रोग्रेसिवली डिस्क्रिमिनेशन की तरफ चलना, यानी इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला है ये, जनरल टू स्पेसिफिक के फॉर्मूले पे काम करता है। अगली है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स शुड इंटीग्रेट। दूसरा काम कौन सा करना होना चाहिए इनको, जो आप इसमें एओ पेश कर देंगे, एओ पेश करने के बाद में इसके फॉलोइंग नेक्स्ट स्टेप तुम्हारी क्या होगी, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो बच्चों को पढ़ाना बैठोगे, वो पढ़ाते समय क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट न्यू कॉन्सेप्ट, नई जानकारियां जो है वो इंटीग्रेट करनी है। किसमें इंटीग्रेट करनी है, प्रीवियसली प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन, जो पहले इंफॉर्मेशन आपने पेश करी है, किस रूप में पेश करी है, एओ के रूप में, जो आपने पहले जानकारी एडवांस में पेश करी थी, वो सारी जानकारी बच्चे के सामने ऑर्गेनाइज्ड मोड में अब क्या करवाई जाएगी, जो जो विस्तार पूर्वक आप, ये है विस्तार पूर्वक आके पढ़ाओगे। जब इंटरेक्टिव टीचिंग होगी, इंटरेक्टिव टीचिंग करते समय ये प्री एक्टिव टीचिंग में जो एओ पेश किया है, इन दोनों के बीच में क्या करवाए जाएंगे, इंटरेक्शन करवाए जाएंगे। तो ये दोनों प्रिंसिपल आपको फॉलो करने होते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, और दूसरा कौन सा है, इंटीग्रेशन वाला काम है। इन दोनों नाम आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें नई जानकारी है नहीं। देयरफॉर इस प्रकार से एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स प्रेजेंट जो पेश करते हैं, कैसी जानकारी पेश करते हैं, ए हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इनमें बिल्कुल अमूर्त तरह के विचार होते हैं। ये वर्ड कल भी आया था, आसूबेल की अपनी परिभाषा में लिखा था, वो वर्ड हमने वापस दोहरा दिया है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर हमेशा हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को पेश करते हैं। ये एग्जाम के ऑप्शन के सवालों की भाषा में नाम आते हैं कि एडवांस ऑर्गेनाइजर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं बताई जाती हैं, ये बात तो गलत है। और इसमें सारी बातें कैसी होती हैं, हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस की बातें ही होती हैं। कल भी आपने जो देखो, जो डेफिनेशंस पढ़ी थी एडवांस ऑर्गेनाइजर की, उनमें भी आसूबेल के शब्दों में ऐसी कहीं ना कहीं बात आई हुई थी। ये वाली बिंदु देखो, सेकंड वाली जो आपके नोट्स में आप पाओगे लिखी है डेफिनेशन, जिसमें ये लिखा पड़ा है, खुद लिखता है आसूबेल कि एडवांस ऑर्गेनाइजर आर इंट्रोड्यूस्ड इन एडवांस ऑफ लर्निंग इटसेल्फ एंड आर ऑल्सो प्रेजेंटेड एट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन, जनरलिटी, इंक्लूसिवनेस, ये सारे वर्ड। तो एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर जो हैं ये हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन को पेश करते हैं। दूसरी कहानी, दे आर नॉट जस्ट सिंपल ओवरव्यू, कल भी कहा था ये ओवरव्यू नहीं है।
पीछे भी लिखा रहा है समरी नहीं है। इलस्ट्रेटिंग एग्जाम्पल, ना ही ये एग्जाम्पल का क्या है, इलस्ट्रेशन, दोनों बात मना की है। ना ही ओवरव्यू भी नहीं है और ये एग्जाम्पल का क्या है, उदाहरण पेश करने वाला काम भी नहीं है। बट बल्कि क्या है, दे शेयर विद सच टेक्निक्स, ये ऐसी टेक्निक्स हमारे सामने लेके आते हैं, दैट मस्ट बी, ताकि हम क्या कर पाए, जानकारी को इंटीग्रेट कर पाए। ये इंटीग्रेशन का उद्देश्य है। तो इसके पीछे उद्देश्य होता है इंटीग्रेट करवाया जाना, पीके एनके के बीच में हम कनेक्शन पैदा कर सकें। क्योंकि समरी का या ओवरव्यू का या उदाहरण पेश करने वाली चीज़ों का उद्देश्य कहीं पर भी हमारे पीके एनके के बीच में एक्टिवेशन पैदा करना, कनेक्शन पैदा करना, लिंकिंग या हुकिंग पैदा करना नहीं होता है। समरी सिर्फ और सिर्फ पूरी जानकारी को शॉर्ट में देने का तरीका है। ओवरव्यू क्या होगा इसका एक एहसास करवाना होता है। जबकि यहां पर हम क्या करते हैं, पीके एनके के बीच के कनेक्शन को पैदा करना चाहते हैं। तो इसका उद्देश्य पूरा अलग है। अतः ये कई बार धोखेबाजी में, वो डिसेप्टिव समानता के चक्कर में कई बार आप ओवरव्यू समरी मान बैठते हैं, जो कि ये है नहीं। इसी बातों को लेके आगे आप पाओगे, ऐसे साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हाट आर एओज, ये क्या तो होते हैं, और अगला लिखा है व्हाट दे आर, ये क्या नहीं होते हैं। तो नहीं वाली बात में पहले विशेष बल दे देता हूं कि एओ क्या नहीं है, ये कहां कहां धोखा खा सकते हो। एओ क्या नहीं है, एओज आर नोट रिव्यू ऑफ प्रीवियस क्लास सेशन, पिछली वाली कक्षा में क्या पढ़ा उसके वापस रिव्यू पेश करते हो, ऐसा काम कुछ नहीं है। तो एओज आर नोट रिव्यू, ये रिव्यू नहीं होते हैं। एओ आर नोट सिंपल ओवरव्यू, ये ओवरव्यू भी नहीं होते हैं। नोट रिकॉलिंग लेसन फ्रॉम लास्ट वीक या मंथ, पिछले साल पिछले महीने क्या पढ़ा आपने उसको रिकॉल करवा जाए, पुनः याद करवा जाए, ऐसा रिकॉलिंग वाला काम भी नहीं है। दे आर नॉट टेलिंग द स्टूडेंट्स अबाउट नेक्स्ट, या कल क्या पढ़ेंगे इसका बताना भी नहीं है। ना कल क्या पढ़ा था ये बताना है, न कल क्या पढ़ेंगे ये बताने का काम है ये। ना ही रिकॉलिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने निजी अनुभव बच्चों को शेयर करवाए जा रहे हैं, ये वाला काम भी ये नहीं है। और ना ही क्या है स्टार्टिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास, हमारे लेसन क्या उद्देश्य है ये बताना भी नहीं है। तो ना तो ये उद्देश्य बताने वाला काम है, ना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला काम है, ना कल क्या पढ़ेंगे ये बताना है, ना कल क्या पढ़ा था ये बताना है। ना ये ओवरव्यू है, ना ये समरी है, ना ये रिव्यू है। ये ऐसी चीजों के समानता से कई बार फील करवाता है, पर ऐसा है नहीं। तो ये है क्या, वो पीछे लिखा, ये क्या है, दे आर ऑर्गेनाइजेशनल क्यूज, ये ऐसे हिंट हैं, क्यू मानी हिंट हैं, ऐसे हिंट जो पीके को एनके के साथ में क्या करवाएंगे, ऑर्गेनाइज करवा पाएंगे, ऐसे क्यूज की भूमिका में हैं। दे आर टूल्स, ये ऐसे साधन हैं, ऐसे टूल्स हैं, क्या करते हैं, जो हेल्प कनेक्ट, ये कनेक्ट करने में भूमिका निभाते हैं। किसको किससे करते हैं, अननोन को नॉन से। अननोन क्या है, न्यू नॉलेज, और नॉन क्या है, पीके। पीके और एनके को क्या करते हैं, कनेक्ट करवाने वाली भूमिका निभाते हैं। जो नहीं आता है, जो नया मैटर पढ़ोगे वो अननोन यानी क्या है, न्यू नॉलेज, जो आपको पहले से पता है वो प्रायर नॉलेज। इनके बीच में कनेक्शन की भूमिका इनकी पाई जाती है। या यूं कह सकते हैं दे आर फ्रेमवर्क्स, ये ऐसा एक हमारे पास फ्रेमवर्क है, ढांचा है फॉर हेल्पिंग, जो बच्चों की सहायता करता है किस काम में, अंडरस्टैंड व्हाट इज दे विल बी लर्निंग, वो क्या सीखेंगे इसमें आपको हेल्प करेगा। एडवांस में पेश कर दिया है, अभी एडवांस में पेश की गई जानकारी इसके फोल्डिंग बनेगी, एक सपोर्ट बनेगी, व्हाट दे विल बी लर्निंग, आगे क्या सीख रहे होंगे इस जानकारी के लिए, ये इसके फोल्डिंग भूमिका में आएंगे। इनको इसके फोल्डिंग भी कहा जा सकता है। तो हम इनको इस पूरे के मामले में यूं कह सकते हैं एओज आर इसके फोल्डिंग, ये वाली बात कोई गलत नहीं है। एओ की भूमिका इसके फोल्डिंग की हो सकती है, इनकी भूमिका ऑर्गेनाइजेशनल क्यूज की हो सकती है, इनकी भूमिका कनेक्ट करने वाले ब्रिज की या टूल की हो सकती है, लिंकिंग टूल के रूप में है ये। तो लिंकिंग ब्रिज हैं, कल हमने ऐसे वर्ड देखे थे, इनको आप लिंकिंग ब्रिज, लिंकिंग हुक ऐसे नाम से बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल एओ के परिचय में लिखा था सबसे पहले ऐसे नाम, we can call they are subsuming bridge, they are link, they are hook, they are set of induction, they are anticipatory set, ये सारे नाम इनके लिए ओके हैं।
तो एओ को इस तरह की शब्दावली में तो कहा जा सकता है, पर एओ को रिव्यू, ओवरव्यू, समरी और रिकैपिटुलेशन, रिकॉलिंग द प्रीवियस चैप्टर मास्टर और टेलिंग व्हाट विल बी टॉट टुमारो, ये सारी बातों की श्रेणी में ये नहीं पाए जाते हैं। तो ये है एओ क्या है और क्या नहीं है। इसके बाद में है एओ पे आधारित कुछ हमारे पीडागोजी में और क्या क्या चीजें विकसित हुई हैं। ये इतना उपयोगी मैटर नहीं है, ये अगर आपको नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ सारी एडवांस तरह की बात है। यहाँ पे एओ से प्रेरित होते हुए, एओ से प्रेरणा लेके, इंस्पायर होके और पीडागोजी में कुछ और तरह की अवधारणा का आगे विकास हुआ। तो दो अवधारणाएं यहाँ आपको बताई जाएंगी। एक तो जोसेफ नोवाक और गोवेन, दो भाई साहब हैं, इन्होंने हायरार्किकल कॉग्निटिव मैप दिए हैं। जोसेफ नोवाक ने और गोवेन ने क्या दिए हैं? हायरार्किकल कॉग्निटिव मैप्स। हालांकि ये मैप्स बनाने बच्चे को होते हैं, बेसिक फर्क ये है कि जैसे नोवाक का, ये तो इतना फेमस नाम नहीं है गोवेन वाला, तो यहां बता दूं जोसेफ नोवाक हैं। जोसेफ नोवाक ने कॉन्सेप्ट मैप का अवधारणा दिया है। क्या दिया है? कॉन्सेप्ट मैप। रीट में ये टॉपिक होता है सिलेबस में, जोसेफ नोवाक का। हिंदी में आप रीट में ऐसे पढ़ते हैं, अगर हिंदी में मध्य में पढ़ते हो तो संप्रत्यय मानचित्र निरूपण, संप्रत्यय मानचित्र निरूपण। पर इसमें बेसिकली फर्क हमारे एओ से क्या होता है? एओ टीचर बना के लाता है और क्या पढ़ाएंगे इसके एडवांस में पेश करेगा, जबकि कॉन्सेप्ट मैप जो है वो बच्चे ने खुद ने बनाना होता है। और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में अंत में भी आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया तो ठीक है। अब आप इसके की वर्ड्स का खुद एक ऐसे क्या बनाओ, जैसे बनाया ऐसे डायग्राम या मैप बनाओ। तो कॉन्सेप्ट मैप की विचार की प्रेरणा तो कौन है? एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर। ये कि सारी जानकारी ऑर्गेनाइज्ड करनी होती है, परंतु एडवांस ऑर्गेनाइजर में काम एडवांस में करना होता है द्वारा टीचर के, और कॉन्सेप्ट मैप में ये काम बच्चे ने करना होता है। एट द एंड ऑफ द टीचिंग होने के पश्चात बच्चे ने कितना क्या सीख लिया, इस बात का ये असेसमेंट करने का तरीका है। ये कॉन्सेप्ट मैप जो है ये किस्म की फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है पढ़ाने के दौरान हम ये जांचना चाहते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है, हम जो सिखाना चाह रहे हैं वैसा ही सीख रहा है क्या। एक किस्म की इवेल्युएशन होती है, उसका नाम दो प्रकार की पाई जाती है इवेल्युएशन, एक होती है फॉर्मेटिव, एक होती है समेटिव। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवेल्युएशन जो है उसकी एक कैटेगरी है, उसकी एक प्रकार का नाम है कॉन्सेप्ट मैप। पर ये इससे इंस्पायर जरूर है, पर थोड़ी अलग है तब लिखा है वेरिएशन है, इसका वेरिएंट जरूर है, सब कुछ एक नहीं है, इससे प्रेरित होता कुछ वेरिएंट पैदा हुआ है। ऐसे एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है ओगल। ओगल महोदय ने एक फॉर्मूला दिया, एक ऐसे चार्ट बनाया है, इसका नाम है KWL फॉर्मेट। KWL ग्रुप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इसका नाम है। KWL ग्रुप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी किसकी दी हुई है? ओगल की दी हुई है। इसके KWL शॉर्ट फॉर्म है। K का मतलब है नो, क्या जानता है पहले से। W का मीनिंग है वांट टू नो, क्या जानना चाहता है। और L4 है लर्नड, क्या अब सीखा नया। यानी एक तो पहले से आप क्या जानते हैं, यानी क्या जानते माने ये तो PK की कहानी है, और वांट टू नो माने ये NK है, क्या नया जानोगे। और जब दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे तो आपने क्या कुछ सीख लिया है, आपकी लर्निंग क्या हो चुकी है। इसे KWL ग्रुप इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी कहते हैं। इसमें ऐसे चार्ट बनते हैं, KWL ऐसे पूरा ऐसे चार्ट सिस्टम होता है, और फिर लिखा जाता है कि ये बच्चा पहले से जानता है, ये बच्चा जानना चाहता है, अब टीचिंग करवा दी गई है ऑर्गेनाइज्ड मोड पढ़ाने के पश्चात, तो क्या लर्निंग आ गई है। ऐसा एक KWL चार्ट का सिस्टम बनाया जाता है जो कि ओगल का बना के दिया हुआ है, और कॉन्सेप्ट मैप की अवधारणा नोवाक ने बना के दी हुई है, और हायरार्किकल कॉग्निटिव मैप की अवधारणा गोवेन ने बना के दी हुई है। ऐसे ये एडवांस ऑर्गेनाइजर से मोटिवेटेड या इंस्पायर्ड इंस्ट्रक्शनल पेडागोजी के हमारे कुछ क्या हैं वेरिएंट्स पाए जाते हैं। पर ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, अतः मैं अधिक विस्तार में इस पर बल नहीं दे रहा हूँ।
ये आपको नहीं पता हो तो भी कोई खास बात नहीं चलेगा, कि हमारे को ओनली एओ पे फोकस करना है। एओ से आगे क्या क्या चीजें निकल के गई वो हमारे लिए इतनी उपयोगी नहीं है। तो ये तो था हमारा एओ का बारे में जानकारी। एओ क्या होता है, एओ का पर्पस क्या है, एओ का टाइप्स क्या होते हैं, कंपैरेटिव एओ, एक्सपोजिटरी एओ, एओ क्या हैं और क्या नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन यूज होते हैं, ये इसके फोल्डिंग की भूमिका में होते हैं, ये सबज्यूमिंग ब्रिज हैं, ये लिंक हैं, ये हुक्स हैं, ये सेट ऑफ इंडक्शन होते हैं। ये सारी बात उचित है, पर ये रिव्यू नहीं है, ये ओवरव्यू नहीं है, समरी नहीं है, रिकैपिटुलेशन नहीं है, ये कल क्या आप पढ़ाएंगे इसको बताने वाला काम नहीं है। ये सारी बातें देखी रही थी हमने। और एओ की अवधारणा के प्रतिपादक डेविड आशुबेल हैं, जो 1968 में सबसे पहली बार इसको लेके आए हैं। इनकी अपनी ही थियरी जो है, सबजन थ्योरी ऑफ लर्निंग है, उस पर पूरा मामला बेस्ट पाया जाता है। तो ये सारी बातें हमने एओ के इंट्रोडक्शन के नाम पे पढ़ ली, देख ली है। अब हम एओ को ही पढ़ते हैं उस प्रकार से, किस प्रकार से, जो 6 एलिमेंट्स में हम कोई भी टीचिंग मॉडल पढ़ते हैं। टीचिंग मॉडल में हम क्या करते हैं, 6 एलिमेंट्स लेके चलते हैं। फोकस, सिंटेक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और एप्लीकेशन। उस टर्मिनोलॉजी में एओ को देखा जाएगा। तो हमने हेडिंग डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एओ मॉडल इन टर्म्स ऑफ इट्स बेसिक एलिमेंट्स। जो 6 बताए जाते हैं उनकी भाषा में इसको देखा समझा जाता है। तो इसमें अब आपको क्या है कि अभी जो आपने एओ के बारे में पढ़ा, इसमें कुछ कीवर्ड्स आप देखें, इंटीग्रेशन, रिकॉन्सिलिएशन आया था, डिफरेंशिएशन आया था। वो सब हम अब आपको इजीली थोड़े से कोरिलेट होने में आसानी होगी। जैसे आपने कल देखा था, जैसे अभी आपने देखा था, इंटीग्रेट करेंगे और डिस्क्रिमिनेट करेंगे। ऐसे कल मैंने कहा था, इन डेफिनेशन में ऐसे कुछ नाम आए थे, सबजम्पशन थ्योरी लर्निंग आता है, आइडिएशन इसके फोल्ड की भूमिका में पाए जाते हैं एओज, सुपरऑर्डिनेट, रिप्रेजेंटेशनल, कॉम्बिनेटोरियल तरीके से लर्निंग पाई जाती है, और इंटीग्रेशन, रिकॉन्सिलिएशन, अभी देखा डिफरेंशिएशन। ये हमारे से आज हमने इसमें और क्या नाम देखा है, डिफरेंशिएशन करना या डिस्क्रिमिनेशन करना कह दो। ये हमारे इसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ की टर्म पाए जाते हैं, जो कि अभी अब आप पढ़ेंगे। 6 एलिमेंट्स में एओ के मॉडल को समझने वाली बातचीत, उसमें आपके सामने ऐसे नाम आएंगे। तो देखिए, पहला बिंदु है एओ का फोकस क्या है। एडवांस्ड मॉडल जो है, इसका क्या फोकस है। हम पहले पढ़े, कोई भी टीचिंग मॉडल जो होता है उसके फोकस में क्या बताया जाता है, किन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को ये मॉडल आपको ऑब्टेन करने में, अचीव करने में हेल्प करेगा। तो हमारे एओ के जो फोकस में कौन कौन से ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव प्राप्त करवा सकता है, उसने बातें लिखी हैं। नंबर 1, पहली तो हेल्प किसको कर रहा है, ये टीचर को सहायता कर रहा है। आप एडवांस में सुन लेंगे, ये टीचर सेंटर्ड हमारा मॉडल रहेगा। जब आगे हम पढ़ेंगे सोशल सिस्टम में जाएंगे, तो सोशल सिस्टम में क्या होता है, रोल ऑफ टीचर और रोल ऑफ स्टूडेंट बताए जाते हैं। उन दोनों के रोल से हमें ये डिसाइड करना होता है कि ये मॉडल टीचर सेंटर्ड है या लर्नर सेंटर्ड है। तो ये मॉडल हमारा क्या है, टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि सारी जानकारी एडवांस में ऑर्गेनाइज करके कौन लाएगा, टीचर लेके आएगा। उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे क्या करेंगे, उस सारी के साथ जो एक्सपोजिटरी, कंपैरेटिव जो भी काम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, उसी बिहाफ पे करेंगे। अतः ये कॉग्निटिव थियरी पे बेस्ड है, परंतु बहुत कुछ इसमें क्या है, टीचर के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें निर्णय करवाई जाएंगी। बच्चे कैसे सोचेंगे, स्टूडेंट की जो लर्निंग प्रोसेस है, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो थिंकिंग प्रोसेस किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये टीचर द्वारा ही डिटरमाइन की जा रही होती है। तो पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है, मेन फोकस किस बात पे रहता है कि वो हेल्पिंग द टीचर्स इन इंप्रूविंग देयर मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, लेक्चर एंड अदर एक्सपोजिटरी फॉर्म ऑफ टीचिंग। तो पहली बात तो इसे अध्यापक का क्या सुधरता है, प्रेजेंटेशन करने का तरीका सुधरता है। सारी जानकारी आप एडवांस में प्रेजेंट करना सीख जाते हो, कीवर्ड्स को। तो सबसे पहली बात तो अध्यापक में क्या इंप्रूवमेंट देता है, ये इंप्रूव करता है अध्यापक का प्रेजेंटेशन स्टाइल। छोटे में ऐसे कह दें, इट इंप्रूव्स टीचर्स प्रेजेंटेशनल स्किल्स। अध्यापक की प्रेजेंटेशनल स्किल्स को इंप्रूव करता है।
बड़ा वाक्य लिखा है तो इसका छोटी सी कहानी में छोटा सा वाक्य बन जाएगी, इट इंप्रूव्स टीचर्स प्रेजेंटेशनल स्किल्स। अध्यापक द्वारा अपनी सामग्री कैसे प्रेजेंट की जाती है उसको बेहतर तरीके से ये करना सिखा देता है हमारे को। तो आपका सब्जेक्ट मैटर जो है, लेक्चर आप डिलीवर करने जा रहे हैं, जो आप जानकारी एक्सपोजिटरी बोर्ड में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, वो सारी चीजों के आपकी जो प्रेजेंटेशनल टेक्निक स्टाइल्स हैं वो इससे क्या होती हैं, इम्प्रोवाइज होती हैं। दूसरा ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग एंड कन्वेइंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली और इफेक्टिवली एज वेल एज पॉसिबल। जो बहुत बड़ी जानकारी आप आगे पढ़ाएंगे, आपका घंटे 2 घंटे का पूरा लेक्चर हो सकता है, वो पूरा लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कर देते हैं आप, ऑर्गेनाइज्ड मोड में और मीनिंगफुल तरीके से, इफेक्टिवली तरीके से पेश करने की एबिलिटी आ जाती है। तो बेसिकली कहानी तो कौन सी है, प्रेजेंटेशन की है। आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है और उस इंप्रूवमेंट में उसको और विस्तार में लिख दिया कि कैसे इंप्रूव होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं आप, मीनिंगफुल तरीके से ऑर्गेनाइज करवाने की एबिलिटी डेवलप करवा लेते हैं। ये एबिलिटी भी किस में डेवलप हो रही है, अभी टीचर में ही हो रही है। अभी ये टीचर को ही क्या करवा रहा है, टीचर की ही एबिलिटी पैदा कर रहा है कि टीचर क्या करने लगता है, ऑर्गेनाइज्ड बढ़िया करने लग जाता है। तो टीचर बढ़िया ऑर्गेनाइज करेगा तो उससे फिर क्लास में कौन गेन करेगा, ऑटोमेटिक बच्चे भी उस हिसाब से गेन करेंगे। तो पहले टीचर के पास बढ़िया एबिलिटी आ जाए प्रेजेंटेशन की, किसकी बढ़िया आ जाए, ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी आ जाए। तो इसका मोटा मोटा सार क्या हो गया, इसको जैसे हमने पीछे कहा था, इट हेल्प्स टीचर्स, इट इंप्रूव्स टीचर्स प्रेजेंटेशनल स्किल्स। ऐसे कहेंगे, इट इंप्रूव्स टीचर्स ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। इसमें अध्यापक की सूचनाओं को ऑर्गेनाइज करने वाली स्किल है वो बेहतर हो जाती है, वो मीनिंगफुल तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है। और अब आखिर में सहायता किसे करेगा, ये करेगा बच्चे की सहायता। तो ये भी टीचर की हेल्प के बिंदु में था, यहां लिखा नहीं पर यह हेल्प है टीचर की ही। थर्ड में किसकी हेल्प करेगा, ये वो करेगा हेल्प लर्नर की। इट हेल्प्स लर्नर्स, किस मामले में हेल्प करता है, स्ट्रेंथन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। उनकी पहले से मौजूद स्ट्रक्चर का मीनिंग पी के स्कीमा, तो बच्चे का जो पहले से स्कीमा मौजूद है उसको क्या करता है, ये स्ट्रेंथन देता है, उसको और मजबूत बनाता है। और किन क्रियाओं से बनाता है, बाय रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड रिटेनिंग द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज फॉर इट्स यूज इन देयर फर्दर लर्निंग एंड लिविंग। आगामी जीवन में जो यहां से उन्होंने सूचनाएं सीखी हैं एओ में, इन एओ में सीखी जानकारी से बच्चे अपना एग्जिस्टिंग स्कीमा स्ट्रक्चर का जो है उसे क्या कर पाते हैं, स्ट्रेंथन कर पाते हैं। तो ये हमारे पास इसके क्या हैं, 3 बेसिकली क्या बताए गए हैं, उद्देश्य कह लीजिए, फोकस के नाम पे बताए गए हैं। तो इन तीनों को अगर हम शॉर्ट में ध्यान रखने के लिए लिखें तो शॉर्ट में इसकी अगर हम नोट्स बनाएं तो वो क्या रहेगा, एओ हम पढ़ ही रहे हैं और एओ का फोकस क्या है। एओ के फोकस में 3 बातें आई हैं। पहला काम क्या करता है, एओ हेल्प्स, या सीधा ही हेल्प हटा दो, एओ इंप्रूव कर देते हैं, एओ इम्प्रोवाइज कर देते हैं द टीचर्स प्रेजेंटेशनल स्किल्स। अध्यापक की प्रेजेंटेशनल स्किल्स जो हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करते हैं ये। दूसरा, एओ improvises the teachers organizational skills। अध्यापक की ऑर्गेनाइजेशन स्किल जो है, संगठित करने की सूचनाओं की जानकारियों को, वो वाली भी इंप्रूव कर देते हैं। और तीसरा, एओ स्ट्रेंथन्स, ये स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूती देते हैं लर्नर की
strengthen the learner's cognitive structure। लर्नर की जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है या इसका जो स्कीमा है इसको स्ट्रेंथन कर देते हैं। थोड़ा ये इजी तरह से याद रखने के लिए आसान हो जाएगा इस तरह से। अब आते हैं एओ की सिंटेक्स। सिंटेक्स माने फेज 1, फेज 2, फेज 3 कैसे क्या चलेगा। तो एओ जो है इसमें लिखा था एक्टिविटीज आर कैरीड आउट इन द फॉलोइंग फेजेज। जो भी टीचिंग के नाम पे आप एक्टिविटी करवाएंगे बच्चों से, आप करेंगे एज ए टीचर खुद, तो टीचर की जो एक्टिविटी रहेंगी टीचिंग के नाम पे वो इसकी फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ऐसे 3 फेज में बताई गई हैं। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ऐसे 3 फेज में आप इसकी पाओगे हमारे पास एक्टिविटीज हैं। तो ये फेज 1 है, फेज 1 का ये तो नाम है, और 1, 2, 3 है वो है एक्टिविटी। फेज 1 का हर 3 फेज है, हर फेज का एक तो अपना हेडिंग है। तो फेज 1 का हेडिंग तो है प्रेजेंटेशन ऑफ एओ, प्रेजेंटेशन ऑफ एओ, और प्रेजेंटेशन करने के दौरान ये आपकी एक्टिविटी रहेंगी। फिर ऐसे ही सेकंड फेज है, उसका टाइटल तो है प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और मटेरियल। जो लर्निंग का टास्क बच्चे के लिए उसको प्रेजेंट करेंगे, इसके नाम पे हमारे पास फिर 3 तरह की एक्टिविटी रहेंगी। और यहाँ पे है तीसरे फेज में है स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। ये जो छात्र है अभी पढ़ा था, स्टूडेंट का जो कॉग्निटिव मैटर है उसे हमें क्या करना है, स्ट्रेंथन देना है। स्ट्रेंथन करने के लिए आपने ये एक्टिविटी करनी है। यहाँ 4 है, इन 4 में से जो ब्लू कर रखी हैं आपके नोट्स में बोल्ड की मिलेंगी वो अधिक महत्वपूर्ण है। और ये वो नाम है जो आपने पीछे देखे हैं, इसमें क्या क्या नाम है, इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलिएशन, ये टर्म कल आप पढ़े थे। एक इसमें और नाम आ रहा है एक्टिव रिसेप्शन है लर्निंग। तो ये वो की टर्म है और ये और कहीं नहीं मिलेंगे, एओ के अंतर्गत ही मिलने वाले हैं। तो क्या क्या काम है इसके फेज 1 में। फेज 1 का पहले फेज में क्या काम करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ एओ। सबसे पहले जो आप पूरी जानकारी ऑर्गेनाइज करके बना के लेके आए हो सबसे पहले क्लास में वो पेश कर दो बस। ये पहली फेज होती है आपको। ये पढ़ाने के रियल टीचिंग कराने की क्या करना होता है, पहले पेश करना है, ये फेज 1 है। तो पेश करेंगे, अब पेश करने के साथ में फिर क्या करोगे, पहले बच्चे से पूरा देख लेंगे। तो बच्चे देख लिए हैं, 5 मिनट 4 मिनट सारा को समय दे दिए हैं। अब आप पढ़ाना चालू करेंगे तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, क्लैरिफाइंग द एम्स ऑफ द लेसन, कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, हमारा ये लेसन है, इसके ये उद्देश्य हैं, ये चैप्टर पढ़ने से आप ये बातें सीख पाओगे। तो पहला इसमें एक्टिविटी क्या करनी है फेज 1 की, क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। दूसरा प्रेजेंटिंग द एडवांस ऑर्गेनाइजर। अब एओ पेश कर दिया है, मतलब उल्टा बोल दिया, पहले आप लेसन के एम बताओगे और बाद में एओ पेश करोगे। मैन हेडिंग एओ पेश करना है, परंतु यहाँ ये सेकंड नंबर पे है, पहले उद्देश्य बताएंगे और बाद में एओ पेश करेंगे। तीसरा काम क्या है, प्रॉम्प्टिंग अवेयरनेस ऑफ द लर्नर्स रेलिवेंट नॉलेज। अब बच्चों का जो पहले से नॉलेज है उसको क्या करेंगे आप, प्रॉम्प्ट फटाफट अवेयर करवाने की कोशिश करेंगे, स्टिमुलेट करवाने वाला काम करेंगे। तो ये 3 एक्टिविटी जो है ये किस फेज का हिस्सा है, फेज नंबर 1 का हिस्सा है। अब ये पहली फेज होने के बाद में आप कौन सी फेज पे आएंगे, सेकंड फेज पे। यहां है प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क। बच्चों के लिए लर्निंग क्या होगी, उस टास्क का जो मटेरियल है उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। इसके प्रेजेंटेशन में नंबर 1 का काम क्या है, फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ द लर्निंग मटेरियल। जो लर्निंग मटेरियल है उसका औपचारिक प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। यानी जैसे अभी मैं यही काम कर रहा हूं, आप यहाँ फॉर्मल प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, जो भी जानकारी है वो सारी आपको फॉर्मली बतानी है बच्चों को। इसके बाद में अडॉप्शन ऑफ प्रॉपर वे ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। अब
जो प्रॉपर तरीके से जानकारी को समझाने वाला काम करो। पहले तो प्रेजेंट कर दिया फॉर्मली, अब उसको प्रॉपर तरीके से समझाना है, एक्सप्लेन करना है। फिर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द लर्निंग मटेरियल, जो बच्चे ने इस बातें सीखी हैं उसको ऑर्गेनाइज तरीके से पेश करें, उसका लॉजिकली कोहेरेंस ऑर्डर बना के पेश किया जाए। ये तीनों एक्टिविटी, फॉर्मल प्रेजेंटेशन, उसका प्रॉपर वे में अडॉप्शन और उसको लॉजिकल तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करवा देना, ये तीनों मिला के क्या कहलाएंगी? प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क। और आखिरी जो फेज है उसमें क्या काम करना होगा? स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। बच्चों का जो स्कीमा बना है, बच्चे के पास जो स्ट्रक्चर कॉग्निटिव है उसको मजबूती देना है, सुदृढ़ीकरण करना है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कौन कौन से आप काम करवा सकते हो क्लास में? नंबर 1, प्रॉम्प्टिंग इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलेशन। बच्चे को कहो कि तुम पहले जो अभी पढ़े हो और जो आप पहले जानते हैं उनके बीच में आपस में इंटीग्रेशन करके देखो। बच्चों को करना है कि आप प्रमोट करेंगे। या एक्टिव रिसेप्शन, बच्चे क्या करें, खुद कहो कि पढ़ो और इस बात को समझिए, आपके क्या क्या समझ में आया, तो बच्चों को एक्टिव करवाया जाए ताकि उस चीज़ को वो समझने लगें। इलिसिटिंग ए क्रिटिकल अप्रोच टू द, या बच्चों से कहो कि आप इसका क्या करिए, क्रिटिकल इवेल्युएशन करिए, जो पढ़ा गया है इसको खुद मूल्यांकन करो, इससे गुण दोष निकालो। या फिर कौन सा काम करवा सकते हो? क्लैरिफिकेशन। बच्चे अगर कोई सवाल पूछे हमसे, सर ये हमें सर बात समझ में नहीं आई, आप उसे क्लैरिफाई करते हैं, इससे भी बच्चे की स्ट्रक्चर क्या होती है, कॉग्निटिव वाली, क्लियर होती है, स्ट्रेंथन लेती है। तो स्ट्रेंथनिंग करवाने के काम पे 4 काम है, इनमें से 2 काम अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलिएशन और एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग। ये तीनों फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के नाम पे काम होंगे। अब आपको ये क्या करना है, फेज 1, 2, 3 के मैन नाम याद रखने हैं और थर्ड के दोनों नाम याद रखने हैं। जैसे फेज 1 में ये 3 काम हैं, अगर ये आपको याद नहीं रह पाते हैं नो प्रॉब्लम। फेज 1 का बड़ा नाम आपको आना चाहिए, प्रेजेंटेशन ऑफ एओ। इसके 3 सब हेडिंग हैं, नो प्रॉब्लम अगर नहीं ध्यान रहते हैं तो। ऐसे फेज 2 है, उसका बड़ा नाम है प्रेजेंटेशन लर्निंग टास्क मटेरियल, ये आपको नाम आना चाहिए। इसके तीनों नाम नहीं ध्यान रहते, नो प्रॉब्लम। और फेज 3 का नाम है स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, बच्चों वाली है, इसके अंदर 2 नाम ये पता रहने चाहिए। यानी आपके दिमाग में मोटी मोटी बात अगर कम से कम क्या होना चाहिए, तो जैसे ये मैंने कहा एओ का फोकस के नाम पे 3 बातें ध्यान रखेंगे। टीचर की स्किल इंप्रूव होगी प्रेजेंटेशन वाली, टीचर की स्किल इंप्रूव होगी कौन सी, ऑर्गेनाइजेशन वाली, और बच्चे का क्या होगा, स्ट्रक्चर कॉग्निटिव वाला स्ट्रेंथन होगा। इसी के सापेक्ष से अभी वही पढ़ाया, इसको आप मोटे तौर पे इतनी बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए कि एओ की सिंटेक्स क्या है। तो एओ की सिंटेक्स में हमारे पास पहली बात दिमाग में होनी चाहिए, कितने फेज आएंगी, 3 फेज आएंगी। इसका फेज 1, फेज 1 का नाम क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ एओ। इसके सब फेज 3 है, वो नहीं पता रहते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फिर आपको पता ये होना चाहिए इसके फेज 2 का टाइटल, और फेज 2 का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और लर्निंग मटेरियल। लर्निंग टास्क और लर्निंग मटेरियल, इसके भी 3 सब एक्टिविटी थे, वो नहीं पता रहे, नो प्रॉब्लम। और फिर है फेज नंबर 3, जिसका नाम है ये वाला, जो इसका तीसरा पर्पस है, वो यहाँ पे तीसरा फोकस था, वो यहाँ तीसरा फेज में है, स्ट्रेंथनिंग द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ये करने के लिए हमारे पास 2 एक्टिविटी पाई जाती हैं, तो इसकी 2 एक्टिविटी हैं, उनके नाम क्या क्या आने चाहिए। इसके लिए हमारे पास है 2 एक्टिविटीज, वैसे 4 हैं पर 2 मैन हैं, तो 2 एक्टिविटी आपको पता रहनी चाहिए। कौन कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हो, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 1 तो है प्रॉम्प्टिंग इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलिएशन, और दूसरा है प्रॉम्प्टिंग एक्टिव
एक्टिव लर्निंग। बाकी क्रिटिकल अप्रोच भी है, क्लैरिफिकेशन भी है, वो सब है। तो इतना इतना जानकारी आपके पास एओ के जो है फोकस में और सिंटेक्स में ध्यान होना चाहिए। फिर आता है एओ का सोशल सिस्टम, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, वो शायद यहां लिखा हुआ नहीं होगा। क्यों नहीं लिखा हुआ? हमने कहा था हम 6 में से क्या कर सकते हैं, 4 का मैन मानते हैं, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ जो हमारी क्या है रिएक्शन को उड़ा दिया है, क्योंकि प्रिंसिपल रिएक्शन वाली चीजें यहीं पे आ गई हैं, ये आपके रिएक्शन ही हैं। बच्चे ने सवाल पूछा, आपने क्लैरिफिकेशन कर दिया, तो आप अध्यापक एक्टिविटी यहाँ पे दे दिए हैं, तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया हुआ है। वो आगे डाल दिया होगा, कोई खास ऑर्डर चेंज कर दिया होगा, तो यहाँ दे दिया क्या उसका, कोई ऑर्डर चेंज हो गया वो, परंतु ये कोई खास काम की बात नहीं है। फिर भी देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन जो है इसमें दे रखा है, द मॉडल कॉल्स फॉर appropriate attention carrying and responses on the part of the teacher and students reactions। ये तो हेडिंग लिखा गया कि क्या क्या भूमिकाएं रहेंगी। पहला आप क्या काम कर सकते हो, सीकिंग क्लैरिफिकेशन अबाउट द मीनिंग, नेचर एंड पर्पस ऑफ द न्यू लर्निंग मटेरियल। बच्चों से पूछो कि बच्चों आपको जो हम मैटर पढ़ने जा रहे हैं इसका मीनिंग, इसका नेचर, इसका पर्पस जो है ये समझ में आ गया क्या? स्टूडेंट से पूछेंगे, तो ये आप एक काम कर सकते हो। डिफ्रेंशिएटिंग इट फ्रॉम एंड रिकॉन्सिलियरिंग इट विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज फॉर स्ट्रेंथनिंग वंस। बच्चा जो पहले से जानता है उस जानकारी और नई जानकारी के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हो, और उनके बीच में जो समानता है उसको मिला भी सकते हो। इंटीग्रेशन का पर्यायवाची क्या है, रिकॉन्साइल करना, अलग अलग चीजों को आपस में मिला देना। मेकिंग द एक्विजिशन ऑफ द न्यू लर्निंग क्वाइट रेलिवेंट टू स्टूडेंट्स फ्यूचर लर्निंग, या जो सिखाया जा रहा है ये बच्चे के फ्यूचर में लर्निंग कैसे कैसे हेल्प करेगी, ये वाली बात बता सकते हो। रिजल्टिंग इन द प्रमोशन ऑफ द क्रिटिकल अप्रोच, बच्चों को क्रिटिकल मूल्यांकन वाला काम भी करवा सकते हो। तो ये एक्टिविटी हमने पहले देखी रही हैं, उन्हीं को वापस लिख दिया है, तो ये इसमें कोई नई बातें हैं नहीं याद करने के नाम पे। अब आता है इसका सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम में हमें मालूम पड़ रहा है कि ये पूरा का पूरा जो मॉडल है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज करके कौन लाया है, टीचर लेके आया है। इस पूरे एक छोटे शब्द में ध्यान रखा जाए तो वो इतना ही है, ये टीचर सेंटर्ड है, बाकी तो सब समझाने काफी कुछ लिख रखा है। लिखा है सोशल सिस्टम में, द सोशल सिस्टम ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इज क्वाइट स्ट्रक्चर्ड है ये बिल्कुल, और ये क्या है, टीचर डोमिनेटेड है। ये अध्यापक द्वारा पूरी तरह से डोमिनेट किया रहता है और ये वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। हियर द टीचर है, इसमें सबसे पहला काम चालू कौन करता है, टीचर ही चालू करता है, प्रेजेंटेशन वाला मामला। तो टीचर हैज टू टेक लीड द स्टूडेंट, अध्यापक लीड करता है, अध्यापक बच्चों को नेतृत्व प्रदान करता है। किस दिशा में, लर्निंग ट्रैक पे लेके जाता है, लर्निंग की दिशा में अध्यापक उन्हें आगे बढ़ाएगा। एज इट बिकम्स, क्योंकि ये अटमोस्ट नेसेसरी, अत्यधिक आवश्यक हो जाता है कि हिज पार्ट, अध्यापक का भूमिका है टू रिलेट द लर्निंग मटेरियल, बच्चों की ऑर्गेनाइज जानकारी के साथ जो ऑर्गेनाइजर आप लेके आए हो उस ऑर्गेनाइजर को और लर्निंग मटेरियल को आपस में क्या करें, आप कोरिलेट करें। आपने पेश किया ऑर्गेनाइजर, तो आगे लर्निंग मटेरियल भी आपकी सहायता के द्वारा बिना बचजोड़ नहीं पाएंगे। अतः अध्यापक की भूमिका होती है कि एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर जो पेश किया गया है और जो बच्चों को आपने लर्निंग मटेरियल दिया हुआ है, इनके बीच में रिलेशन बनाने वाली भूमिका भी किसकी है, अध्यापक की हो जाती है। आप ही को क्या करना होता है, बच्चों को डिफरेंशिएट करने में सहायता प्रदान करनी है। आपकी भूमिका ही है बच्चों को कोरिलेट करने में सहायता प्रदान करनी है। ये सारी बातचीत का सार इतना ही है कि आपकी मुख्य भूमिका है। आखिर में लास्ट स्टेज में फेज 1 में भी कौन डोमिनेट करेगा, तो फेज 1 में भी कौन है, टीचर डोमिनेटर। फेज 2 में भी कौन है, टीचर डोमिनेटर। फेज 3 में कौन मिलेगा, हमारे को बच्चा मिलेगा। ये स्ट्रेंथनिंग जो है ये काम तो बच्चे से करवाएंगे। तो फेज 1 है, ये कैसी है, टीचर डोमिनेटेड। फेज 2 भी कैसी है, टीचर डोमिनेटेड। फेज 3 कैसी है, स्टूडेंट एक्टिवेटेड है। तो फेज 3 में जाके आपका स्टूडेंट है वो इसमें क्या होगा, एक्टिवेशन में आएगा। इससे हमें समझ में आ रहा है
कि इसका जो सोशल सिस्टम है वो टीचर डोमिनेटेड है। तो तीसरी जो जानकारी आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है सोशल सिस्टम के बारे में। तो सोशल सिस्टम में क्या बात ध्यान रखनी है, एओ इज स्ट्रक्चर्ड होता है, पहली बात पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है। दूसरी जानकारी है एओ क्या होते हैं, एओ इज टीचर सेंटर्ड या टीचर डोमिनेटेड होता है, ये टीचर डोमिनेटेड होता है। कैसे होता है, तो फेज 1 एंड फेज 2, फेज 1 एंड 2 आर कंट्रोल्ड बाय टीचर। फेज 1 और 2 दोनों जो है वो टीचर द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं। और फेज 3 जो है उसमें आप देते हैं मौका लर्नर को। इन फेज 3 जो है तीसरी फेज में, इन फेज 3 द लर्नर becomes activated, the learner becomes active। थर्ड फेज में लर्नर एक्टिव होता है। तो शुरुआत है वो टीचर डोमिनेशन से ही पाई जाती है। अब आता है सोशल सिस्टम के बाद में इसका सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में लिखा है द मॉडल रिक्वायर्स द फॉलोइंग सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम के नाम पे आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो वेल ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग मटेरियल, जो पता ही है पूरा मामला ये ऑर्गेनाइज करने का है, तो आपके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग मटेरियल होना चाहिए। कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड बिल्डिंग ऑफ द एप्रोप्रिएट एडवांस ऑर्गेनाइजर रेलिवेंट टू लर्निंग मटेरियल। जो आप लर्निंग मटेरियल लेके आए हैं और जो आपका ऑर्गेनाइजर है वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, एप्रोप्रिएटली कनेक्टेड होने चाहिए। तीसरा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रल एंड एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजर एंड द कंटेंट। जो आपका ऑर्गेनाइजर है और जो कंटेंट है इनके बीच में भी क्या होने चाहिए, बेटर ढंग से इंटीग्रेशन पाया जाना चाहिए। और चौथा है नीडेड कंपिटेंस और प्रेजेंटेशनल स्किल जो हैं वो आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। तो इनमें से आपको ये दो बातें नोट करनी है, पहला और चौथा, बाकी बीच वाली बातें कोई खास इतनी अहमियत रखेंगी नहीं। वेल ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग मटेरियल होना चाहिए और द नीडेड कंपिटेंस और स्किल जो हैं वो अध्यापक के पास होनी चाहिए। अध्यापक दक्ष होना चाहिए और स्किल्स में प्रेजेंटेशन वाले में बेहतर होना चाहिए। ये स्किल अगर आपके पास नहीं है तो पहले स्किल आप डेवलप कर पाएंगे, तब इस एओ का काम में ले पाएंगे। और लास्ट में आता है इसका एप्लीकेशन। तो ये मॉडल कहाँ हमारा ज़्यादा सक्सेसफुल है, जितना मैटर एब्स्ट्रैक्ट है, जितना हाई स्टडीज है, ये छोटी कक्षा में कोई खास उपयोगी नहीं होता है। हमने पहले देखा ये हायर लेवल ऑफ क्या रखता है, एब्स्ट्रैक्शन कैरी करता है। अतः जो सब्जेक्ट हमारे जितने ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट नेचर के हैं उन विषयों में ये क्या मॉडल है अधिक उपयोगी रहता है। तो एप्लीकेशन में लिखा है द मॉडल कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग द कंटेंट्स रिलेटेड टू ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट। तो यूँ तो सभी विषयों में काम में ले सकते हो हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह में, और स्किल्ड प्रेजेंटेशन के माध्यम से काम में लिया जाएगा। इट कैन हेल्प स्टूडेंट टीचर लार्ज अमाउंट इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल तरीके से छोटे में पेश कर सकते हो, परंतु फिर भी इसका सबसे जो अधिक फायदा है वो कहाँ होता है, एक तो इंक्रीज करता है बच्चे की फैक्चुअल सूचनाओं को लर्न करने में। जो जानकारी फैक्चुअल हैं वो ऐसे सिस्टमैटिकली प्रेजेंट होने से एक तो उनकी लर्निंग आसान हो जाती है, और दूसरा ये क्रिटिकल जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है। और एक वो लिखा नहीं है, वो जो मैंने पहले बोला था वो क्या है, ये कहाँ सबसे अधिक उपयोगी आता है,
it is very useful to teach higher level of abstractions. हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस को टीच कराने में बहुत ही लाभकारी रहता है। तो हम पीछे जो शॉर्ट में लिख रहे थे कि जो आपको की बातें मैन ध्यान रखनी चाहिए, उस सिलसिले में अगली बात हम ये ऐड कर देते हैं, इसका जो सपोर्ट सिस्टम है तो सपोर्ट सिस्टम में एक तो इसमें क्या चाहिए, ए वेल ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग मटेरियल आपके पास होना चाहिए। दूसरी जानकारी क्या चाहिए, द कंपिटेंस द टीचर मस्ट हैव द कंपिटेंस ऑफ प्रेजेंटेशन करने की दक्षता आपके पास होनी चाहिए। वो नहीं है तो आपको ये एडिशनल रूप में गेन करनी पड़ेगी पहले। तो इसकी दो बड़ी ये मेन जानकारी सपोर्ट सिस्टम में है, और एक इसका आता है एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। तो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट में एक तो ये जो फैक्चुअल जानकारी को ग्रास्प करने में हेल्प करता है, तो इट इज यूजफुल इन ग्रास्पिंग द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। दूसरा है इट इज यूजफुल टू टीच हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। और तीसरा फिर ये क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप भी कर सकता है। तो इट इज यूजफुल टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन द लर्नर्स। तो ये है हमारा एओ के बारे में जानकारी। अब आप एक काम करेंगे, खुद एओ के बारे में एक बनाए कॉन्सेप्ट मैप। जैसे हमने वो बनाया था ऐसे पूरा एओ है, उसका क्या बनाना है, कॉन्सेप्ट मैप। जैसे मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट मैप बनाता कौन है, कॉन्सेप्ट मैप बनाता है बच्चा, एओ बनाता है टीचर पहले एडवांस में। अब हम काम कर रहे हैं अंत में। मैं तो पढ़ू दिया हूं। अब पढ़ाने के बाद में आप जो हैं इस पूरे एओ के जानकारी का क्या बनाएंगे कि कॉन्सेप्ट मैप बनाएं, जिसमें कि शुरुआत से लेके ये किसने दिया, क्या दिया, कैसे बना पाते। जिसमें आपको हिंट कर देता हूं कैसे क्या बनाना होता है। दाएं बाएं लेफ्ट राइट वो आपकी अपनी चॉइस है। हर बंदे का अपना अपना मैप अपने अपने दिमाग से डिजाइन बन सकता है।
इसको जैसा बेहतर लगे जानकारी से अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करने के लिहाज से। जैसे एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर, टीचिंग मॉडल, ये जैसे आपका मान लो मेन हेडिंग है, तो आप इसके बारे में अब लेफ्ट राइट दाएं बाएं पहला अपना दिमाग में एक ऐसे इमेजिन कर ले कि भी हमें जानकारी कैसे क्या लिखनी क्या रहेंगी। तो एक तो जैसे हमारे पास इसमें ये एलिमेंट वाइज चलना है, इसका फोकस क्या है, सिंटेक्स क्या है, इसके सपोर्ट सिस्टम क्या है, सोर्स सिस्टम क्या है, और हम वो सारा इधर लिख लेंगे एक बार के लिए। तो फिर हम इसके पहले जो बातें पढ़े हैं, ये इसके प्रोपाउंडर हैं वासु बेल हैं, ये इस थ्योरी पे बेस्ड रहा हुआ है, ये क्या तो है ये क्या नहीं है, इसके क्या क्या टाइप्स पाए जाते हैं, ऐसे कर लेंगे आप। तो चलो हम जैसे इधर ये सारी पहले जो हमने बातें देखी थी कल, उनको जैसे हम पहले इधर देखें तो एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर क्या है हमारे पास। सबसे पहले इसकी हम जैसे मान लो ये साइड जो है इस पे तो नोट कर लेते हैं इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। यहां जैसे हम इस तरफ लिख लेते हैं इसका जो है एलिमेंट्स वाइज मामला, डिस्क्रिप्शन, इन एलिमेंट्स वर्जन। अब बेसिक इंफॉर्मेशन में तुम्हारे पास जैसे क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले इसके प्रोपाउंडर हैं। उसके प्रोपाउंडर हैं डेविड आसुबेल। ये बेस्ड ऑन है, काहे पे आधारित है, तो बेस्ड ऑन है सबजम्पशन थियरी पे, सबजंक्शन थियरी ऑफ लर्निंग एंड कॉग्निटिविज्म, इन पे बेस्ड। फिर इसके अलावा ये बेसिकली खुद है क्या, तो ये होता है प्रेजेंटेशन ऑफ, जैसे मीनिंग मान लें, इसका क्या तो मीनिंग रहेगा, इसका मीनिंग आपको नोट करना होगा। मीनिंग के बाद में इसके टाइप्स, टाइप्स को जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही नोट कर सकते हो दोनों के कॉलम में से। फिर इसके बाद में ये क्या तो हैं और ये क्या नहीं है, या प्रिंसिपल्स, कौन से ये प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो दो प्रिंसिपल जो आपने नोट किए हुए हैं जनरल टू स्पेसिफिक वाले, यहाँ दो प्रिंसिपल आप नोट किए हैं, नोट्स में लिखे मिल जाएंगे आपको वो। इसके बाद में एओज आर और एओज आर नोट, एओज क्या तो हैं और ये क्या नहीं है, तो ये वो लिखा हुआ है, ये समरी नहीं है, रिव्यू नहीं है, वो ओवरव्यू नहीं है, ये इसके फोल्डिंग है, ये और ऐसे क्यूज होते हैं, ये लिंकिंग ब्रिज होते हैं, ये ऐसे ऐसे होते हैं ये। तो ये पूरा जो आपने देखा उसका सिस्टम आ गया है। फिर इसका डिस्क्रिप्शन वाले मैंने अभी जो लिखा था वो सारा चीज़ें आ जाएंगी। इसके फोकस में जो चीज़ें हैं वो लिख दी जाएंगी, 3 फोकस हैं, सिंटेक्स है वो इसकी यहाँ पे नोट हो जाएगी, 3 इसकी फेज पाई जाती हैं, इसका सोशल सिस्टम क्या है, इसका सपोर्ट सिस्टम क्या है, और इसका जो एप्लीकेशन क्या है, इस तरह से कर लेंगे। मैंने आपको खाका दे दिया, अब इसको आप ऐसे इकट्ठा कर लेंगे एक जगह पे, पूरे को आप बड़े पेज पे ले सकते हैं, सेंटर के पेज के ऊपर, तो पूरा एक साथ मैटर ऐसे आ जाता है। टाइप में जैसे कौन कौन से टाइप हैं, कंपैरेटिव एओ
और एक्सपोजिटरी मैंने भी बोर्ड पे लिख के दे रखा था, उसे लिखना है। मीनिंग में क्या लिखना है, मीनिंग वाली जानकारी पे आपको ये वाली बात लिखनी है। मैंने कई तरह के दे रखी हैं डेफिनेशंस वगैरह, उनमें से आप जो है उसकी मेन जानकारी बताने वाली बात जो है उसमें से या इसमें एक बात और ऐड कर देंगे। तो पहले ये मीनिंग में ये जो पहली जो लिखी है डेफिनेशन वाली मेयर वाली बात, तो मेयर की जो परिभाषा दे रखी है आपको मीनिंग में नोट कर लेने की है। मीनिंग के नाम पे जो डेफिनेशन गिवन बाई कौन सी है, मेयर वाली है, वो आप लिख लेंगे। और इसमें फिर एक जो कीवर्ड्स मैंने वो लास्ट में नोट किए थे वो आप लिख लेंगे आप। तो लास्ट में यहाँ इसमें कीवर्ड्स वो डाल देंगे एक। एओ में पाए जाने वाले जो की टर्म्स हैं, आइडियशनल स्कैफोल्डिंग, इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलिएशन, डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये जो की टर्म्स बताए थे कल 3-4 वो आप लिख देंगे। प्रिंसिपल्स में वो चीज आई जाएंगी। जनरल टू कहाँ चलता है, ये स्पेसिफिक पाया जाता है, वो चीज आई जाएंगी। तो ऐसे पूरा एओ जो है उसके हमने जो पहले परिचयात्मक जानकारी देखी रही वहाँ से, और ये इसका जो हमारा फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम वाले सिलसिले में जो भी मैं लिखवा दिया था वो 3-3, 2-2 बातें हैं वो लिख ली जाएंगी। तो आपको ऐसे पूरा मैटर से ऑर्गेनाइज करना है। और जब भाई ये काम पूरा आप करेंगे ऐसे ऑर्गेनाइज, तो इसको फिर क्या बोला जाएगा, कॉन्सेप्ट मैप बोला जाएगा। बच्चा जो बनाता है पूरी जानकारी पढ़ने के पश्चात अपने तरह से जानकारी को ऑर्गेनाइज करने पे, ये तो कहलाएगा इसका हेडिंग क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट मैप। ये आपसे क्या बनवाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट मैप बनवाया जा रहा है। आप खुद बनाते हैं पूरा चैप्टर पढ़ने के एंड में, लास्ट में अपने आप, तो उसे कहते हैं कॉन्सेप्ट मैप। हालांकि मैं आपको सहायता कर रहा हूं, रियल में तो सारा आपको बनाना है, डिजाइनिंग भी अपने आप ही सोचनी है। ये डिजाइनिंग आवश्यक नहीं है, आप अपने तरह से नए तरह से इसकी डिजाइनिंग बना सकते हो। इसको उधर ले लो, इसको उधर ले लो, लेफ्ट राइट कर लो, और भी नए तरीके से बना सकते हो। देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स। ओके।